हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो चलो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल ही टॉपिक बता दिया था इंटेलिजेंस। तो हम इंटेलिजेंस के बारे में देखते हैं कि क्या है ये, इसका कैसे आगे बढ़ा ये चैप्टर। इस चैप्टर में हमको 4 चीज़ें पढ़नी है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले आईक्यू। आईक्यू क्या होता है, आईक्यू की डेफिनेशंस क्या है, आईक्यू कैसे, मतलब ये आईक्यू का कॉन्सेप्ट कौन लाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में थियरीज। बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो ये पार्ट है थियरीज का, जिससे हमेशा 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 क्वेश्चन आता है। 12 से 13 थियरीज है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने हिसाब से जो भी वो अंडरस्टैंड कर पाए इंटेलिजेंस के बारे में, उस हिसाब से उन्होंने थियरीज बनाए। उसके बाद आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। इससे भी क्वेश्चन आता है, ये ग्रेड सेकंड का फेवरेट टॉपिक है। ग्रेड सेकंड में और इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन, ये भी ग्रेड सेकंड का टॉपिक है। पर कुछ कह नहीं सकते अब किसी भी बोर्ड का, ना आरपीएससी बोर्ड का कुछ कह सकते हैं, ना आरएसएस एमएसबी का, ना सीबीएसई का, ना आरबीएससी का। ये टॉपिक भी अब ऐड कर दिया है अपन नोट्स में, इसको भी पढ़ लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने के भी चांसेस हैं। आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत महत्व दिया गया है। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं अपन आईक्यू से। अब देखते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको मापने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले काम किया था इस पे फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहला टेस्ट दिया, जो कि था इंडिविजुअल डिफरेंस टेस्ट। धीरे धीरे अचानक से ही आईक्यू पे नहीं आ गए थे लोग। सबसे पहले इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस पे काम किया, फिर मेंटल टेस्ट पे काम किया, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते होते अपन फाइनली इंटेलिजेंस पे पहुंचे हैं। फ्रांसिस गाल्टन, अपन चलो इसको थोड़ा फ्रांसिस गाल्टन साहब को कलरफुल कर देते हैं। फ्रांसिस गाल्टन सबसे पहले काम किया, इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंट टेस्ट दिया, ठीक है। सेकंड था अपने रेमंड कैटल, इन्होंने दिया फर्स्ट मेंटल टेस्ट। ये दोनों चीज़ें फ्रांसिस गाल्टन का अगर नाम आता है तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस पे ही मेनली काम किया है। रेमंड कैटल अपन देखते हैं फर्स्ट मेंटल टेस्ट। ये क्वेश्चन आ भी जाता है, फर्स्ट मेंटल टेस्ट किसने दिया है। अब देखो बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएंगे, मेंटल कॉन्सेप्ट, मेंटल टेस्ट। तो आपको ये फोकस्ड रह के इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों को याद करना है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी आप साथ के साथ लिखते जाओ इन चीज़ों को। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1905 की। 1905 में आए थे हमारे, 1905 में अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन, अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। फाइनली पहले अपन ने देखा इंडिविजुअल डिफरेंस, फिर अपन ने देखा मेंटल टेस्ट, अब अपन फाइनली आ गए हैं इंटेलिजेंस टेस्ट पे। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, अल्फ्रेड बिनेट और टी साइमन ने। कौन से सन में दिया, 1905 में। ये एक ऐसा टेस्ट था, पेन पेपर टेस्ट था, पेंसिल पेन टेस्ट था। मतलब ये जो भी बिनेट साइमन टेस्ट भी कहा जाता है इसको, फ्रेंच लैंग्वेज में था ये। फॉर मेंटली रिटार्डेड किड्स, कौन से बच्चों के लिए था, जिनका मानसिक रिटार्डनेस होती है, जिनमें मानसिक संतुलन का दिक्कत था, उन बच्चों के लिए था जिनका आईक्यू इज लोअर देन 70। एज क्या होनी चाहिए बच्चों की जो इस टेस्ट को देंगे, 3 से 14 वर्ष, ये उनकी एज है। तो हमने सबसे पहले देखा 1905 में अल्फ्रेड बिनेट ने जो टेस्ट दिया उसको फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कहा गया। ये कैसा टेस्ट था, पेंसिल पेन टेस्ट था। बिनेट और साइमन टेस्ट भी कहा जाता है। कौन सी लैंग्वेज में था, फ्रेंच लैंग्वेज में था। किन बच्चों के लिए था, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनके लिए था। कौन सी उम्र के बच्चे थे वो, 3 से 14 वर्ष के। सेकेंड अपन आते हैं, सेकेंड आ गया अपने 1908, ठीक है। 1908 में पहली बार संशोधन किया गया, पहली बार चेंज किया गया। कौन से जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, थियोडोर साइमन और अल्फ्रेड बिनेट ने। उस टेस्ट में थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज क्या किया, इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट ऐड किया। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अल्फ्रेड बिनेट ने। इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट ऐड किया। मेंटल एज क्या है, मेंटल एज जो व्यक्ति जिस स्तर के बच्चों का काम, मतलब जो उनका आईक्यू लेवल है और जिस आईक्यू लेवल का वो काम कर रहे हैं। मतलब जैसे कि 10 साल का बच्चा है पर वो गणित के सवाल हल कर रहा है जो कि 15 साल का बच्चा हल करता है, तो उसका मेंटल एज क्या है, 15 ईयर हो गया, ठीक है। बाय अल्फ्रेड बिनेट एंड साइमन। वैसे अगर आपको पूछे मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ओनली एंड ओनली अल्फ्रेड बिनेट।
पर ये जो संशोधन किया था वो अल्फ्रेड बिनेट और साइमन दोनों ने मिलकर किया था। फिर आते हैं अपन 1911 में। 1911 में कौन आता है? हेनरी गोडार्ड साहब आते हैं। हेनरी गोडार्ड ने क्या किया कि जो ये टेस्ट दिया था अल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने, उन्होंने उस टेस्ट को इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, हेनरी गोडार्ड, और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अल्फ्रेड एंड बिनेट टेस्ट हैज़ बीन डन बाय हेनरी गोडार्ड, और ये बिनेट साइमन टेस्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट किया। फिर अपने आते हैं विलियम स्टर्न गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ गया है, डायरेक्टली पूछा जाता है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अल्फ्रेड बिनेट ने। IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो विलियम स्टर्न ने। आपको कंफ्यूज नहीं होता है, IQ का कॉन्सेप्ट, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, ये सब अलग अलग चीज़ें, और आपको ये सन भी याद रखना है। इस चैप्टर में कुछ ही डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, और ये चारों डेट्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है आगे की। ठीक है, अपन इस पर थोड़ा अपन कर लेते हैं पिंक कलर। ओके, विलियम स्टर्न ने, अब कॉन्सेप्ट ऑफ IQ क्या है? IQ इक्वल्स टू MA/CA। मेंटल एज, जिस स्तर का वो बच्चा काम कर रहा है, जिस मेंटल स्तर के बच्चों के समान वो काम कर रहे हैं वो, और क्रोनोलॉजिकल एज या फिर इसको बायोलॉजिकल एज भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे कि ये क्या था, ये चीज़ एक्चुअली क्या थी, इन्होंने क्या किया इसमें। तो जो ये विलियम स्टर्न साहब थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी के IQ अपन को मापनी हो या ज्ञात करनी हो, तो अपन उसका जो मेंटल एज का क्या वो काम कर रहा है उसको किस बेसिस पे या किसके कंपेयर में करेंगे, तो CA के कंपेयर में। जैसे मेंटल एज अपन ऊपर लिखेंगे और बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज हमेशा नीचे लिखेंगे। ये बहुत ईजी सी चीज़ है और इस पर आप लगा दो 5 स्टार भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर में, कौन सा कलर यूज़ करें बताओ? कौन सा कलर? लाइट कलर ही अच्छा लगेगा। तो MA/CA और IQ। ये ध्यान रखो, ये IQ का फॉर्मूला नहीं है, IQ का फॉर्मूला किसी और ने दिया है। फॉर्मूले में इंटू 100 भी है। ये सिर्फ IQ का कॉन्सेप्ट है जो कि विलियम स्टर्न ने दिया है 1912 में। अब देखो, आपको ये IQ के फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे। अब देखते हैं अपन 1911 में क्या आया। 1911 में आए अपने लुई टर्मन, और लुई टर्मन भी बोलते हैं इनको। लुई टर्मन साहब ने भाई साहब तहलका कर दिया। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं लुई टर्मन के फॉर्मूले से। इसको स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल भी कहा जाता है, और इन्होंने मतलब पूरी बुद्धि ही माप दी। 140 0 से लेके 140 तक इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है, पूरा एक टेबल दिया है लुई टर्मन ने, और इन्होंने IQ का फॉर्मूला दिया। अगर पूछे IQ का फॉर्मूला नहीं पूछते। वैसे स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंट स्केल किसने दिया? लुई टर्मन ने। कब दिया? 1911 में। और इस पर हम, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और ये फॉर्मूला पूछे तो ये है। अगर आपको कैलकुलेट करने को बोले कि बच्चे का मानसिक स्तर ये है, और बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज ये है, मेंटल एज ये है, तो आप उसके IQ निकालो, जैसे कि ऊपर ये क्वेश्चन हमने बताया है। अब देखो, इसमें पूछा गया है, ये आप क्वेश्चन पहले सॉल्व करने की कोशिश करो कि कैसे होगा। अ चाइल्ड मेंटल एज इज 15, हिज बायोलॉजिकल एज इज 12, व्हाट इज हिज IQ? तो अपन लुई टर्मन का जो फॉर्मूला है अपन वो लगाएंगे 15/12 × 100। तो ये अपन को पता है 3 के भाड़े से कट रहा है 5 बार, और ये 4 बार, 4 और ये 25 बार, 25 × 5 कितना हो गया? 125। तो बच्चे की IQ कितनी है? 125। देखो समझ में आ गया आपको ये। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और रीट में आ जाता है, आप सेकंड ग्रेड में आ जाता है। आपको डायरेक्टली मेंटल एज दे रखी होती है, आपको क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी होती है, और आपको बच्चे का IQ बताना है। और कभी कभार IQ पता लगाने के बाद अपन को ये भी पूछ लेता है कि बच्चा कैसा है, रिटार्डेड है, एवरेज है, अबव एवरेज है। ऑब्वियसली ये बच्चा कैसा है? अबव एवरेज, क्योंकि एवरेज बच्चे का IQ 90 से लेके 110 के बीच में होता है। 110 से अबव है, मतलब ये अबव एवरेज किड है। आपको ये बात पहले ही पता चल जाएगी जब उसकी मेंटल एज 15 है और उसकी बायोलॉजिकल एज 12 है, तो आपको वैसे समझ में आ रहा है कि ये बच्चा एवरेज नहीं है। फॉर एन एवरेज किड हमेशा मेंटल एज इक्वल्स टू बायोलॉजिकल एज होती है, तो उसका IQ 100 आ जाता है। ठीक है, ये
क्वेश्चन हमने इजीली कर लिया। अब आपको थोड़ा डाउट हो कि क्रोनोलॉजिकल एज क्या है भाई, मेंटल एज क्या है, हमको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो, तो हम डेफिनेटली देखेंगे क्रोनोलॉजिकल एज क्या है और मेंटल एज क्या है। क्रोनोलॉजिकल एज मैंने आपको बताया, क्रोनोलॉजी का मतलब ये होता है समय के साथ। तो जो आपकी जन्म से लेके अभी वर्तमान, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट, उस तक की जो एज है, मतलब जो आपका बर्थडे मनाते हो और जो आप एज बताते हो, भाई मैं 12 साल का हूँ, भाई मैं 15 साल का हूँ, तो वो आपकी क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। और वो हमेशा फॉर्मूले में नीचे की तरफ आएगी। जो आप बताते हो, जो आप एज, जो आपको पता है जो आपकी एज है, वो नीचे आएगी। और जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपका आईक्यू और जो आप परफॉर्म करते हो जिस लेवल का, ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब हमेशा लो ही परफॉर्म करोगे या हाई परफॉर्म करोगे। आईक्यू कैन बी चेंज्ड, ओके। तो जो आपका परफॉर्मेंस एज है, अब ये परफॉर्मेंस एज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप हो 5th क्लास में, लेट एज्यूम आप 5th क्लास में हो और आप 8th क्लास का क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर लेते हो, तो आपकी मेंटल एज इज़ ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज। और मेंटल एज क्या हो जाएगी, जो 8th क्लास के बच्चों की उम्र होती है, मोस्टली 12 या 13, वो आपकी मेंटल एज हो जाएगी। और आप 5th क्लास में हो तो आपकी वैसे एज कितनी है, 10 साल। तो 13/10 × 100, ये आपका फॉर्मूला है। मेंटल एज आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको क्रोनोलॉजिकल एज समझ में होगा। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मेलिटी, ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मेलिटी? ये ग्राफ है थोड़ा, वैसे ये ग्राफ जो है ये 2nd ग्रेड लेवल का है। अब मुझे नहीं पता ये ग्रेड 3rd में आता है नहीं आता है, नहीं मुझे पता है मुझे पता है, आई कुडंट से दैट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होता है कि जो एवरेज बच्चों की आयु है, कभी कभार पूछ लेता है प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मेलिटी का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको वैसा याद रखना है कि पहाड़ जैसा। कैसा ग्राफ है, पहाड़ जैसा। और इसमें जो पहाड़ का जो टॉप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज आईक्यू। एवरेज आईक्यू कितनी होती है, 100, समझ गए। 90 से लेके 110 तक कैसी नॉर्मल कर्व है। 90 से लेके 110 जो आईक्यू होती है वो किन बच्चों की होती है, एवरेज बच्चे। एवरेज जितने भी लोग हैं इस संसार में, उन सबका अगर एवरेज निकाले तो वो इसमें बैठेगा, 90 से 100। 90 से पहले वाला जो है वो रिटार्डनेस में है, 110 से ऊपर वाले जो हैं वो सुपीरियर, जीनियस, हाई इंटेलिजेंट, अबव एवरेज, उसमें आते हैं। तो आपको पूछे आईक्यू कौन सा ग्राफ को फॉलो करता है और आईक्यू जो है लोगों का वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मेलिटी। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ, मुझे आप वीडियो में बता देना कि मैं फास्ट बोल रही हूँ या स्लो बोल रही हूँ। अब देखो, टर्मन ने फॉर्मूला दिया है तो टर्मन ने क्लासीफाई भी किया है। टर्मन का जो क्लासिफिकेशन है हम देखेंगे आईक्यू का, उसने स्केल दिया है 10 तरह के, उसने 10 पॉइंट बताए सीरियल वाइज। अब देखो, सबसे पहले 0 से 24, 0 से 24 है वो इडियट में आता है। आप बोलते कहते हो ना इडियट, आज पहली बार मतलब पता चला कि इडियट क्या है। 0 से 24 जिसका आईक्यू है उसको आप इडियट कहते हो। 25 से 50 तक आ गया तो एम्बेसिल बोलते हैं। 50 से 69 आ गया तो उसको मोरॉन बोलते हैं। और ये तीनों कैटेगरी, एम्बेसिल, इडियट और मोरॉन, ये तीनों मेंटल रिटार्डनेस को शो करती है। और मेंटल रिटार्डनेस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिर आ गया अपने 70 to 79। 70 to 79 ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं। मतलब 70 to 79 बॉर्डर लाइन है। इसके ऊपर आप इंटेलिजेंस की तरफ जाओगे, आप एवरेजनेस की तरफ जाओगे, और इससे नीचे जो भी है वो आप रिटार्डेड हो। 80 से 89 अपन देखते हैं वो बिलो एवरेज है। और आपको एवरेज मैंने पहले ही बता दिया, 90 से 110 क्या है एवरेज। 110 के अबाव जितने भी हैं वो अबव एवरेज और सुपीरियर और इंटेलिजेंट में आते हैं। जैसे कि 110 से 120 तक अबव एवरेज, 120 से 130 ततक फास्ट इंटेलिजेंस, और 130 से 140 सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, और जीनियस। आपको कुछ याद रखना है इसमें, जैसे कि आपको जीनियस याद रखना है। 140 आईक्यू है किसी का तो उसको डायरेक्टली टर्मन साहब ने किस में क्लासीफाई किया था, जीनियस में, ठीक है। और बॉर्डर लाइन कौन से थे, 70 to 79। एवरेज कौन सा था, 110 से लेके 90 से लेके 110 तक। और जो नीचे वाले थे लेस देन 70 जो आईक्यू था वो किस में थे, मेंटली रिटार्डेड किड्स में। और मेंटल रिटार्डनेस 3 टाइप में डिवाइड किया गया था, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। इसका बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया है एनसीईआरटी में, और ये अपन दूसरे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में पढ़ेंगे इसको। अब देखते हैं
हमने अभी देखा कि इंटेलिजेंस के चार साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से अपना अपना मत रखा कि क्या है आईक्यू, आईक्यू कैसे आया, आईक्यू का ओरिजिन कैसे हुआ। अब अपन देखते हैं कुछ डेफिनेशंस दी हैं कुछ लोगों ने इंटेलिजेंस की। सबसे पहले और मोस्ट फेमस मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये आरपीएससी का और इस आरएसएमएस बोर्ड का भी, डेविड वेस्लर। अपन ने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है और आपको पूरी डेफिनेशन किसी चीज़ की याद करनी भी नहीं है। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप पूरी डेफिनेशन याद करो। आपको सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ने हैं और वो कीवर्ड आपको दिख जाता है तो आपको उसको समझ लेना है। अब जैसे डेविड वेस्लर आ गया, वेस्लर ने क्या बोला, यूनिवर्सल एबिलिटी। आप यूनिवर्सल एबिलिटी को तो आप रट्टा मार लो। यूनिवर्सल, ये पिछली बार का PYQ रीट 2025 में जब मैंने दिया था तभी क्वेश्चन आया था। तो यूनिवर्सल एबिलिटी बोला है डेविड वेस्लर ने इसको। अपन यूनिवर्सल एबिलिटी को कलरफुल करेंगे, ये कलर अच्छा नहीं है, ग्रीन कर लेते हैं। ग्रीन ऊपर हो गया है, कौन सा करें, पिंक कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला यूनिवर्सल एबिलिटी, इंटेलिजेंस को क्या बोला, यूनिवर्सल एबिलिटी बोला। किसने बोला, डेविड वेस्लर। अल्फ्रेड बिनेट ने क्या दिया था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, बिनेट साइमन टेस्ट भी कहा गया था जिसको। और इन्होंने जो डेफिनेशन दी इंटेलिजेंस की, इनके हिसाब से क्या है इंटेलिजेंस, इन्होंने बताया कि एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजन। बहुत ही अच्छी बात है ये तो, एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजन वो क्या है, अपना इंटेलिजेंस। किसके हिसाब से, अल्फ्रेड बिनेट के हिसाब से। बर्ट ने दिया कि इनबॉर्न कोग्निटिव एबिलिटी, आपसे जन्मजाती है ये। जो बर्ट साहब है उन्होंने बोला इंटेलिजेंस जन्मजात होता है, जो आप में स्किल है जब आप पैदा हुए, जो आपका इंटेलिजेंस है वही आपका लेटर ऑन दिखेगा। बोरिंग ने बहुत बोरिंग डेफिनेशन दी और ये डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी जाती है। आईक्यू टेस्ट मेजर करता है, जो भी आईक्यू टेस्ट में आपका मेजरमेंट होता है वही आपका इंटेलिजेंस है। मतलब मेरे को इन साहब की डेफिनेशन कुछ समझ में नहीं आई, ये बहुत अलग टाइप के इंसान लगे मेरे को। क्या है ये बच्चों को बहुत क्लासीफाई कर रहे हैं इंटेलिजेंस के बेसिस पे। बोरिंग ने बहुत बोरिंग डेफिनेशन दी, जो भी आईक्यू मेजर करता है इंटेलिजेंस, क्वेश्चन में जो भी आपका आ गया डाटा, मान लो आपका 90 आ गया, मान लो आपका 140 आ गया, तो वही आपका इंटेलिजेंस है, ठीक है। बर्ट ने बोला इनबॉर्न, बर्ट का क्या है, इनबॉर्न कॉग्निटिव एबिलिटी। आप ये वर्ड पकड़ लो, बर्ट ने बोला जन्मजात ये स्किल है, एबिलिटी है। अल्फ्रेड बिनेट ने बोला एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजन, किसने बोला, अल्फ्रेड बिनेट ने। और डेविड वेस्लर ने बोला यूनिवर्सल एबिलिटी है, ठीक है। अब मुझे हिंदी में इसके वर्ड्स मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाती हूँ और मेरे पास इतना टाइम रहा तो मैं हिंदी के भी इसमें ऐड करूँगी, अभी ऐड नहीं है। ये मैं जैसे कोग्निटिव को संज्ञान कहते हैं और ये मुझे ऐड करना पड़ेगा इसका, आई विल डू दैट। सम क्वालिटीज़ एंड फीचर्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस को आप कैसे, मतलब आप पहचानोगे, कोई व्यक्ति है आपके सामने और आप हर जगह ऐसा तो नहीं कर सकते कि चलो भाई बताओ देश का प्रधानमंत्री कौन है, नहीं भी पता हो, है ना, वो कोई बेसिस नहीं है किसी का इंटेलिजेंस जानने का, आप ऐसे नहीं पता लगा सकते। मेमोरी इज़ नॉट इंटेलिजेंस, पहली ही लाइन ये है कि मेमोरी कभी भी इंटेलिजेंस नहीं है। कोई आपको रटता हुआ दिखाई दे, चीज़ें याद है जिसको पूरा पहाड़ा याद है 19 का 20 का 25 का, तो वो इंटेलिजेंट, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। मेमोरी is one of the component of intelligence but is not equivalent to intelligence, okay। इंटेलिजेंस में बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। इंटेलिजेंस इज ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़, क्या है इंटेलिजेंस, ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़। इसको अपन थोड़ा थोड़ा कलर करते रहते हैं ताकि अपन को, मेमोरी इज नॉट इंटेलिजेंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ क्या है, आप में बहुत सारे कौशल हो सकते हैं। एक जैसे कि आपको सिंगिंग भी आती है, आप मैथ्स में भी अच्छे हो, आप इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेते हो, आप पढ़ाई में भी अच्छे, आप कला संस्कृति में भी बहुत अच्छे हो, आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये आपकी ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ है, तो उसको इंटेलिजेंस में काउंट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस पर्सन सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम थ्रू इंसाइट। जो भी इंटेलिजेंट है और जो जिसमें भी इंटेलिजेंस है वो अपने डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है उनको सॉल्व करता है, किसकी मदद से, इंसाइट की मदद से। इंसाइट क्या है, ये आपने थिंकिंग में भी पढ़ा होगा इनसाइट, और इनसाइट की थ्योरी भी होती है। इनसाइट जो आप अचानक से आपको याद आ जाता है, जो आप प्रीवियस नॉलेज और जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंस हैं उनको यूज़ करके जो अचानक से आपको सूझ आ जाती है ना कि हाँ इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, तो उसी को इनसाइट कहते हैं। इंसाइट कैसी है, धीरे धीरे आती है, नहीं, इट्स जनरेटेड साइमल्टेनियसली एंड वेरी फास्टली।
एक के बाद एक आपको तरीका मिलता जाता है। अचानक से आप इंक्यूबेशन में होते हो, आपका माइंड एकदम साइलेंट होता है और अचानक से आपको यूरेका एक्सपेरिमेंट इसी पे बेस्ड है, इनसाइट पे। इनसाइट कैसे है, फटाफट अचानक से आ जाती है। तो वो कैसे आती है, इंटेलिजेंस की मदद से। इंटेलिजेंस आपके जो भी आपके साथ आपने जो भी अपना जीवन किया है 20-25 साल का, तो जो भी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, प्रीवियस नॉलेज हैं, जो भी आपकी लर्निंग है, उस बेसिस पे आपकी इंसाइट बनती है और इंसाइट आपको हेल्प करती है। तो इंसाइट से पता लग सकता है कि व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस किस में हेल्प करती है, एडजस्टमेंट में। बहुत बहुत ही अच्छी लाइन है। और जैसे कि आप बोलते हो कि आप इंटेलिजेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, तो आप अगर चीज़ों में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, आप चीज़ों को ऐसे ईगो पे लेके घूम रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका आईक्यू कम है। क्योंकि इंटेलिजेंस का वन ऑफ द फैक्टर है क्या है कि आप एडजस्ट कर लाएगा। आपका नॉलेज क्या काम का अगर जब आपको किसी चीज़ में एडजस्ट करने में हेल्प नहीं कर रहा है। तो इंटेलिजेंस किस में हेल्प करता है, एडजस्टमेंट में भी हेल्प करता है। क्वालिटी ऑफ बिहेवियर इज मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस। बहुत बढ़िया लाइन है। जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है, जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, वो भी इंटेलिजेंस, उससे भी आप पता लगा सकते हो कि वो कितना इंटेलिजेंट होगा। ठीक है। इंटेलिजेंस क्या है, एबिलिटी है। और इंटेलिजेंस कैसा है, कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट। देखो ये दो वर्ड है, बहुत यूज़ होंगे, पेडागोजी में यूज़ होगा, हर जगह आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। इसको एब्स्ट्रैक्ट को तो बोलते हैं अमूर्त, कॉन्क्रीट को बोलते हैं मूर्त। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये मूर्त जो है, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, ठीक है, जिस चीज़ को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बोल सकते हो, मतलब टच भी कर सकते हो। जैसे मेरे हाथ में ये पेंसिल है, तो ये कैसी है, कॉन्क्रीट है। और जो चीज़ आपके दिमाग में रहती है, जिसमें आपका कॉग्निटिव स्किल यूज़ होता है, और मतलब आप मतलब है ना, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, बट आप उसको देख नहीं सकते। जैसे कि मुझे आइडिया आया, तो आइडिया आप देख सकते हो क्या, नहीं। मैं सोच रहा हूँ, सोच देख सकते हो क्या। जो भी दिमाग से कर रहे हो ना, वो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट में आता है। एब्स्ट्रैक्टनेस है कि आप मैथ्स इज एब्स्ट्रैक्ट, साइंस एब्स्ट्रैक्ट है। कोई चीज़ें जो कॉन्क्रीट होती है, जैसे कि आप देखो सोशल साइंस इज कॉन्क्रीट, क्योंकि आप उसको डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, है ना। तो इसको जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमको ये दोनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर होती जाएंगी। अभी जो है, आप ऐसा समझो कि जो भी दिमाग में होती है चीज़ें, जो चीज़ आप दिमाग से कर रहे हो वो एब्स्ट्रैक्ट है, और जो चीज़ आप व्यवहार से कर रहे हो, जो चीज़ आप प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हो, डेली लाइफ में यूज़ करते हो, वो सब क्या है, कॉन्क्रीट। ठीक है। और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए कॉन्क्रीट क्या है, मूर्त, और एब्स्ट्रैक्ट है अमूर्त। इंटेलिजेंस इज नॉट इक्वल टू मेमोरी। मैंने आपको पहले ही लाइन बताई थी कि इंटेलिजेंस मेमोरी नहीं है, बट मेमोरी अगर आपकी ज़्यादा है तो मतलब आपका इंटेलिजेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, ये एक फैक्ट है। चलो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, जो अपन ने अभी देखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब एक्चुअली पता चलेगा कि क्या आप क्या समझते हो, कितना समझते हो। ठीक है। ऑप्शन है आपका थिंकिंग, सेकंड मेमोरी, थर्ड बिजनेस, और नन। क्या लगता है क्या होना चाहिए। देखो थिंकिंग तो पहले ही आ गया इंटेलिजेंस में, क्योंकि मैंने बोला जो भी दिमाग से हो रहा है वो सब इंटेलिजेंस। अब मेमोरी में आपको डाउट हो रहा होगा, क्योंकि ऊपर जो लाइन बताई हमने, बोला इंटेलिजेंस इज नॉट इक्वल टू मेमोरी। ओके। बिजनेस स्किल, अभी अगर आप कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का मामला समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। मेमोरी, चलो मैंने बोला था मेमोरी इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ कंपोनेंट, जब मैं आपको पहला पॉइंट बता रही थी तभी मैंने बोला था। बट मेमोरी को आप इक्वल टू इंटेलिजेंस नहीं कर सकते, इट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। ठीक है। इंटेलिजेंस बहुत बड़ा व्यापक है, होल है, एंड मेमोरी इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये बात आप समझ गए। और बिजनेस स्किल, जिस चीज़ को आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, जो आपकी स्किल्स हैं, जैसे कि आपको कुछ काम करने आता है जो आप हाथों से कर रहे हो, और जो आपके व्यवहार से चीज़ें हो रही हैं। बिजनेस, आप बिजनेस में अच्छे हो, मतलब आप बोलने में अच्छे हो, आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो, वो आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, और ये कॉन्क्रीटनेस है, पर ये कंपोनेंट नहीं है इंटेलिजेंस का। ठीक है। तो इसका आंसर होगा बिजनेस स्किल, क्योंकि वो क्या है, ये कॉन्क्रीट चीज़ है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। बाकी थिंकिंग डायरेक्टली रिलेटेड है माइंड से, कॉग्निशन से रिलेटेड है, मेमोरी भी कॉग्निशन से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों कंपोनेंट हैं इंटेलिजेंस के। चेंजेस एंड रिफॉर्म्स आर पॉसिबल इन इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसके
कम ही मार्क्स आ रहे हैं तो वो डफोड है, तो आपने मान लिया, वो उस पर एक टैग लगा दिया कि डफोड है। ऐसा हो नहीं सकता। मेरे खुद के मार्क्स नहीं आते थे, फिर मैं स्कूल में तो मैं कभी क्लास टॉपर भी नहीं रही, फिर मैंने कॉलेज में टॉप किया, मैंने दूसरी कॉलेज में भी टॉप किया, मैंने 2 कॉलेजेस की, उनमें मेरी फर्स्ट रैंक है। तो आप किसी पे ऐसे ये टैग नहीं लगा सकते। और ये बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट है। आप बच्चों को इस बेसिस पे डिवाइड कर लेते हो कि कोई इंटेलिजेंट है, कोई ये है, कोई वो है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं अच्छा ही है किसी न किसी से। चलो कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है तो डांसिंग में अच्छा होगा, डांसिंग में अच्छा नहीं है तो खेलने में अच्छा होगा। तो आप ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ है, पहले ही जैसे हमने बताया। किसने कहा था ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़? बर्ट ने बोला था कि ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ है इंटेलिजेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखो, इंटेलिजेंस को अब मोटे मोटे तौर पे इंटेलिजेंस को 3 भागों में विभाजित किया गया और ये काम किया है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक साहब ने। थॉर्नडाइक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजी के, स्पेशली इनको एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर कहा गया है। और इनके बारे में अपन चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में इनकी बहुत सारी थ्योरीज है, अपन उसके बारे में तब पढ़ेंगे। आपको एक बार ये ध्यान रखना है, इंटेलिजेंस के 3 प्रकार बताए थे। जितना भी इंटेलिजेंस जिस भी टाइप का है लोगों में, इन्होंने उन सबको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस जो कि अभी अपन ने बताया बिजनेस करना, बातचीत करना, वो इंटेलिजेंस कंपोनेंट नहीं है। अपन ऊपर कंपोनेंट की बात कर रहे थे, ये कंपोनेंट नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ये वर्ड भी मैंने आपको पहले समझा दिया। एब्स्ट्रैक्टनेस क्या है? थ्योरेटिकल, जो कि दिमाग में है, जो आपके जो भी आप कोग्निटिव स्किल से कंप्लीट कर रहे हो। और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या है? प्रैक्टिकल है, मैकेनिकल है। सोशल इंटेलिजेंस कहाँ यूज़ होता है? डेली लाइफ में यूज़ होता है, बातचीत करने में यूज़ होता है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इमेजिनेशन हो गया, वर्ड साइन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, जो भी आप दिमाग का प्रयोग करके चीज़ें कर रहे हैं वो सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का दूसरा नाम थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस। याद कर लो, रट लो, पी लो, सीधा नाम आएगा। ये थ्योरेटिकल नाम जो है वो एनसीईआरटी में दिया गया है। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल और मैकेनिकल जो कहा गया है वो एनसीईआरटी में कहा गया है इनको 11th-12th की। तो आपको पता चल गया टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कितने पार्ट में डिवाइड किया इसको? 3 पार्ट में डिवाइड किया। सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। जो सोशल इंटेलिजेंस है डेली लाइफ में यूज़ होता है। ये जो चेंज करना, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है जैसे वर्ड साइन जो आप दिमाग से समझ जाते हैं। इमेजिनेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो डेली लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो इनसाइट की हेल्प से, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की हेल्प से, तो वो सब क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस किस में होता है? मैथमेटिशियन में, मैथ्स जिसके भी है उसमें एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हो गया, मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और ये किस में होता है? होम साइंस वाले बच्चों में। बहुत बढ़िया स्किल्स है, बढ़िया स्किल्स होती है। और इंजीनियर भी क्या करते हैं? चीज़ें, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, मूर्तिकार चीज़ें बनाता है। और इसलिए कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल और मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहा गया है। इसको मैनुअल डेक्स्ट्रोइटी भी बोलते हैं, इसका मतलब है हस्तकला। ठीक है, ये 3 पार्ट है। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। और मेरी जो भी ऑब्वियसली मिस्टेक्स बहुत सारी हुई होंगी, मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, स्लो पढ़ा रही हूँ, जो भी है आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, तभी मैं समझ पाऊँगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नोट्स साथ के साथ बना लो। और मैं जब पूरा लेक्चर हो जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे या फिर कहीं ना कहीं चैनल बनाऊँगी जहाँ पे मैं इसका पूरा PDF शेयर कर लूँगी। पर अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही पॉसिबल है। तो तब तक आप क्या करो, ये सब चीज़ों को मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, आप लिख के पढ़ो। नो सब्सटीट्यूशन फॉर दैट, लिख के पढ़ना इज़ बेस्ट। तो आप ये देखो, ये सारी चीज़ें लिख लो, लिखते ही आपको एक बार तो याद हो जाएगा और एक बार रिवाइज कर लो। मैं आपको 100% बोल रही हूँ, इंटेलिजेंस चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आए थे और हमेशा क्वेश्चन आता है। अभी अपन ये चैप्टर होने के बाद अभी जो ग्रेड 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ग्रेड 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसके भी देखेंगे और आपसे इजीली हो जाएगा, सब कुछ इजीली हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और बस थैंक यू, बाय बाय।